हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट। बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं अब इन लेक्चर्स में क्या कस्टम की रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और रिवीजन किससे करने वाले हैं मैम? बेटा रिवीजन हम करेंगे हमारी समरी बुक से। यहाँ पे जो समरी बुक है वो कहाँ पे अवेलेबल है बेटा? मेरी वेबसाइट www.icleague.com पे अवेलेबल है। आप जहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग कस्टम्स की समरी बुक के साथ साथ वहां पे जीएसटी की समरी बुक, देन कस्टम्स जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, लिस्ट ऑफ सेक्शन, अमेंडमेंट बुकलेट, बहुत सारी चीजें फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है। बेटा आप सभी उनका बेनिफिट जरूर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ऑफिस का नंबर है, वो आपको ये फ्री रिसोर्सेज व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और अभी तक बेटा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सो दैट इट कीप्स अस मोटिवेटेड। सो नाउ हियर समरी बुक से हम रिवीजन शुरू करेंगे कस्टम्स का। अब मैं आपको बता दूं कस्टम का बेटा ए एनालिसिस पार्ट है, ये 3 चैप्टर्स। वैल्यूएशन अंडर द कस्टम, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक छोड़ के नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। ये तीनों चैप्टर बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे ये तीनों चैप्टर्स आपको बिल्कुल करने हैं। इनका क्वेश्चन बैंक करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। वैल्यूएशन में जैसे कि मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बैगेज में भी बहुत ज्यादा टाइम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक में भी हर टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पे। देन यहाँ पे आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्यूटी ड्रॉबैक पे, या आपसे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों चैप्टर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जीएसटी का वेटेज 75 मार्क्स का था, कस्टम का वेटेज हमारा यहाँ पे 20 मार्क्स का होता है, और 5 मार्क्स का हमारा क्या होता है बेटा? एफटीपी होता है। तो यहाँ पे 20 मार्क्स में बेटा 10 to 12 मार्क्स तो आपके ये 3 चैप्टर में ही आ जाएंगे। बाकी बच्चे 7-8 नंबर वो बाकी के सारे चैप्टर से मिला के आएगा। ठीक है, तो ये 12 मार्क तो आपको नहीं छोड़ने, ये 12 मार्क तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे? हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा इंट्रोडक्शन एंड लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी एंड एग्जेम्पशन अंडर कस्टम ड्यूटी, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बेटा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, यस आपके लिए फ्रेश बैच अवेलेबल है। आप मेरी वेबसाइट, सेम वेबसाइट www.icleague.com पे आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव दोनों मोड अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे स्टार्ट करना है हमें चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। बेटा सबसे पहले मैं बता दूं कस्टम्स में 2 एक्ट है। एक है हमारा कस्टम्स एक्ट 1962 और दूसरा है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है, हम पढ़ेंगे दोनों चीजें आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले समझते हैं, बेसिक समझते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे बेटा जो आपके स्टेज है, स्टेज फॉर इम्पोजिशन एंड टैक्सेशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कोई भी लॉ में बेटा इंक्लूडिंग कस्टम्स में 3 स्टेज होती है यहाँ पे टैक्स ड्यूटी की। पहले तो लेवी हो जाता है। लेवी मतलब क्या कि भाई जहां पे आपकी लाइबिलिटी का डिक्लेरेशन होता है। सेकंड असेसमेंट होता है। असेसमेंट में मतलब क्या मैम? बेटा क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी होगी। और थर्ड होगा आपका कलेक्शन, मतलब कि फाइनल स्टेज है जहां पे जो टैक्स ड्यू है वो कलेक्ट होगा, जो टैक्स है आपकी ड्यूटी है वो कलेक्ट होगा। सो देयर आर 3 स्टेजेस। व्हाट? फर्स्ट इज लेवी, सेकंड इज असेसमेंट, थर्ड इज कलेक्शन। अब यहाँ पे ये कस्टम्स में सबसे पहले हम देखेंगे चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 12 देखेंगे। इंडिया की डेफिनेशन पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। कस्टम्स का सेक्शन 12 देखेंगे, चार्जिंग सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सेक्शन याद रखना है। जीएसटी में जैसे हमने कितने 30 सेक्शंस याद किए थे, कस्टम्स में इतने सारे याद नहीं करने, कुछ 5-7 सेक्शंस हम याद करेंगे, जिसमें से एक है सेक्शन 12। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे? The following are the conditions for levy of custom duty। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो कंडीशंस मतलब जो पॉइंट्स है एनालिसिस ऑफ सेक्शन 12 वो डायरेक्टली ले लिया है। ड्यूटीज और कस्टम शैल बी लेविड ऑन गुड्स। बेटा गुड्स पे लगती है कस्टम ड्यूटी, सर्विस पे नहीं, गुड्स पे लगती है। क्या? कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं, गुड्स पे लगती है। द गुड्स शैल बी सच एज आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मतलब जो गुड्स या तो इंपोर्ट हुए इंडिया में या जो एक्सपोर्ट हुए उन पे लगती है। किस पे लगती है? इंपोर्टेड गुड्स पे या जो गुड्स एक्सपोर्ट हुए उन पे लगती है। द ड्यूटी शैल बी चार्ज एट सच रेट एज स्पेसिफाइड इन कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो बेटा यहाँ कस्टम्स टैरिफ एक्ट मैंने जैसे बताया 2 एक्ट है। कस्टम्स कौन सा है? एक तो यहाँ पे हमने देखा कस्टम्स एक्ट 1962 है, ठीक है, जहां पे हम ये सारे सेक्शंस पढ़ रहे हैं, यहाँ बेसिक प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। और एक है यहाँ पे जहां रेट्स वगैरह कहां दिए हुए, कस्टम टैरिफ एक्ट में। रेट्स कहां से लेके आओगे भाई? रेट्स कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में दिया है, वो देंगे। गवर्नमेंट गुड्स शैल बी ट्रीटेड एट पार विद नॉन गवर्नमेंट गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी। भाई गवर्नमेंट इंपोर्ट करे या आप इंपोर्ट करो या मैं इंपोर्ट करूं, सबको एट पार ट्रीट किया गया है, सबको एट पार ट्रीट किया गया। तो बेटा 4 चीजें चार्जिंग सेक्शन में दी हुई है कि भाई 4 चीजें होगी तो कस्टम्स ड्यूटी की लेवी होगी। क्या?
पहली तो ड्यूटी लगती है गुड्स पे, दूसरी बात गुड्स इंपोर्टेड होना चाहिए या एक्सपोर्टेड होना चाहिए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होना चाहिए। थर्ड, रेट कहां से लेके आएंगे भाई, रेट कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में देखेंगे, जाएंगे वहां जो है वो रेट्स लेके आएंगे। और फोर्थ, गवर्नमेंट गुड्स को भी एट पार्ट ट्रीट किया गया है नॉन गवर्नमेंट गुड्स से। ये क्या बोलता है, ये चार्जिंग सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट यहाँ पे बोलता है। नेक्स्ट, गुड्स मतलब अब ये देखो एक एक चीजें समझनी पड़ेगी ना भाई, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुड्स पे लगती है तो गुड्स का मतलब समझेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब गुड्स की डेफिनेशन क्या, याद करो जीएसटी में भी पढ़ा था। ठीक है, गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी में बात अलग थी, यहाँ पे बात अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट 4 पॉइंट स्पेसिफिक दिए हुए और लास्ट फिर उसने ओपन कर दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी, जीएसटी में यही था, एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पे क्या है देखते हैं, गुड्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्या क्या इंक्लूड करता है भाई, वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट। वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट बेटा जो इंडिया में क्लियर हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन वेसल एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहे, व्हीकल की जो इंडिया में आए, गुड्स अनलोड किए, वापस चले गए, नो नो नो, उनकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही, जो इंडिया में क्लियर हुए, जैसे कि इंडिगो ने यहाँ पे एयरक्राफ्ट खरीदा। ठीक है, गो एयर ने एयरक्राफ्ट खरीदा, यहाँ पे बाहर से एयरक्राफ्ट आया, इंडिया में आके क्लियर हुआ, उनकी बात हो रही है। द वेसल व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट व्हिच आर क्लियर्ड इन इंडिया, नॉट द वेसल व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट जिसमें कोई यहाँ पे गुड्स या पैसेंजर्स आए और वो फिर वापस चले गए भाई यहाँ पे वेसल या एयरक्राफ्ट, उसकी बात नहीं हो रही। जो इंडिया में क्लियर हुए उनकी बात हो रही है। सेकेंड, स्टोर्स, बेटा जो भी स्टोर्स वगैरह जो भी कंजम्पशन होता है जहां वेसल पे एयरक्राफ्ट में जो भी कंज्यूम करने के लिए, फॉर एग्जांपल बेडशीट हो सकती है, फूड हो सकता है, वो सब कुछ स्टोर्स में आता है। देन बैगेज का जैसे मैंने बताया पूरा सेपरेट चैप्टर है। बैगेज में क्या आता है, इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। ये बैगेज की डेफिनेशन है, मतलब अनअकम्पनीड बैगेज मतलब हम देखेंगे मैं आ गई मेरा बैग बाद में आया, या मैं आ गई मेरा बैग पहले आ गया, वो अनअकम्पनीड बैगेज होता है, तो उसका भी असेसमेंट बैगेज के हिसाब से होता है। बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल मतलब क्या, तो बेटा मोटर व्हीकल का असेसमेंट एज बैगेज नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल सकती मैं इंडिया से बाहर से आई, मैं मोटर व्हीकल लेकर आ गई एज बैगेज, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बैगेज में मोटर व्हीकल नहीं आता है। एंड करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आपके गुड्स की डेफिनेशन में, और लास्ट में ओपन कर दिया एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, क्योंकि ड्यूटी किस पे लगती है, गुड्स पे, मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेगी ड्यूटी। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या हुई, फटाफट 1 सेकंड में रिवाइज करेंगे बेटा, मैं स्पीड यही रखूंगी यहाँ पे क्योंकि हमारा ये रिवीजन सीरीज है, यहाँ पे रेगुलर लेक्चर नहीं है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज कर रहे हैं खाली। गुड्स में क्या क्या आता है, वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या होंगे, गुड्स आएंगे, गुड्स पे। ठीक है, अब गुड्स समझ गए हमने। वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट याद रखना जो इंडिया में क्लियर किए, स्टोर्स जो कंजम्पशन के लिए यूज होता है वेसल या एयरक्राफ्ट में, बैगेज इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल, देन करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्ट में आता है मोटर व्हीकल। ये क्या हो गया बेटा, गुड्स की डेफिनेशन हो गई। अब गुड्स क्या इंपोर्ट होंगे या एक्सपोर्ट होंगे तो ड्यूटी लगेगी, हाँ जी ऐसे ही है, या इंपोर्ट वाले या एक्सपोर्ट वाले। अब उससे भी पहले बेटा हम यहाँ पे समझेंगे क्या, हम यहाँ पे क्या समझेंगे, इंडिया की डेफिनेशन समझेंगे, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंडिया क्या, कहां, अभी पहले कहां पढ़ाई क्या कर रहे हैं हम, कस्टम्स एक्ट 1962 पढ़ रहे हैं मैम। ठीक है, यहाँ पे कस्टम्स एक्ट 1962 में इंडिया की डेफिनेशन क्या दी हुई है, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। बेटा इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंडिया क्या इंक्लूड करता है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है, मतलब कि सिर्फ ये लैंड मासेस नहीं, सिर्फ लैंड मासेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ सिर्फ लैंड इंक्लूड नहीं हो रहा है, टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहा है। टेरिटोरियल वाटर कहां तक के भाई, 12 नॉटिकल माइल्स तक के, 12 नॉटिकल माइल्स तक के का यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहा है। सो द डेफिनेशन ऑफ इंडिया इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड it includes not only land masses of India but also the territorial water of India। सिर्फ लैंड masses नहीं लेता है, यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स भी लेता है। The territorial waters extend to 12 nautical miles into sea from the appropriate baseline। और हमारा टेरिटोरियल वाटर कहां तक के जाता है, 12 nautical miles तक जाता है, 12 nautical miles तक जाता है। फॉर सम पर्पसेस ये 200 nautical miles तक जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैसेज एंड सप्लाई देयर ऑफ, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैसेज एंड सप्लाई देयर ऑफ, उसके लिए कहां तक जाता है, 200 nautical miles तक। वो कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, इंडिया की डेफिनेशन क्या है, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब सिर्फ लैंड मासेस नहीं है, लैंड मासेस तो है ही है,
टेरिटोरियल वाटर्स तक भी इंडिया जाता है, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया जाता है। तो टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी फ्रॉम द एप्रोप्रिएट बेस लाइन। अब इंपोर्ट की डेफिनेशन देखेंगे। इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर से इंडिया में कुछ लेके आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे, इसे इंपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, इंडिया की डेफिनेशन क्या थी? हमने इंडिया की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इंडिया मतलब क्या? इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स से कुछ बाहर से अंदर आएगा तो इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। क्यों 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 हो जाएगा? अरे भाई, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ध्यान से समझो। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स तक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक है। तो ठीक है, अब क्या लिखा है? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर की जगह क्या हो गई? इंडिया के बाहर हो गई, इंडिया के बाहर हो गई। 12 नॉटिकल माइल से जैसे ही कुछ अंदर आना शुरू होता है तो क्या हो जाता है बेटा? इंपोर्ट शुरू हो जाता है, इंपोर्ट शुरू हो जाता है। इसमें एक केस लॉ है, देखते हैं 2 मिनट बाद। पहले एक्सपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपोर्ट मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो भाई इंडिया से जब बाहर निकला सिर्फ तब एक्सपोर्ट नहीं होगा बेटा, लैंड मासेस से बाहर निकला तब एक्सपोर्ट नहीं होगा। टेरिटोरियल वाटर जब क्रॉस करेगा आपका यहाँ पे शिप या एयरक्राफ्ट, तब उसे बोला जाएगा कि एक्सपोर्ट, तब उसे बोला जाएगा कि एक्सपोर्ट होगा। मैम क्यों बेटा? क्योंकि इंडिया कब तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपका इंडिया ही है, उसके बाहर जाएगा टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स के बाद है, तो तभी आपका एक्सपोर्ट होगा, तभी आपका एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, समझा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिक मतलब? क्यों पढ़ रहे हैं मैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट? बेटा चार्जिंग सेक्शन से लिंक किया है। गुड्स पे लगती है ड्यूटी, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगती है ड्यूटी। इंपोर्ट समझा, एक्सपोर्ट समझा। अब यहाँ पे इंपोर्ट पे बेटा एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बेटा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? इंपॉर्टेंट केस लॉ रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गार्डन सिल्क मिल्क वर्सेस यूआई। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। पूरा केस लॉ डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट की डेफिनेशन जैसे हमने देखी, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स से आपका गुड्स जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस जजमेंट में कि भाई 12 नॉटिकल माइल्स से जब आपका गुड्स आया तब आपका इंपोर्ट कमेंस हुआ है, तब आपका क्या हुआ है? इंपोर्ट यहाँ पे कमेंस हुआ है। उसके बाद आपका इंपोर्ट यहाँ पे क्या रहा है बेटा? कंटिन्यूज रहा है, द इंपोर्ट कंटिन्यूड। एंड यहाँ पे कंप्लीट कब होगा आपका इंपोर्ट? जब आपका गुड्स से क्या बनेगा बेटा? इट बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री, एट दैट टाइम इट कंप्लीट्स, दैट टाइम इट कंप्लीट्स। ठीक है, एक बार रीड करेंगे। when the import of goods will commence when they cross the territorial waters but continues and is completed when they become part of mass of the goods within the country। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया और गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई यहाँ पे आप अगर सोचो कि जहां पे टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस कर रहा है, जहां पे टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस कर रहा है वहां टैक्सेबल इवेंट नहीं आता है, वहां टैक्सेबल इवेंट नहीं आता है, वहां का रेट ऑफ ड्यूटी नहीं लेना है। उस टाइम तो इंपोर्ट खाली शुरू हुआ है। ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, माना कि हमने बोला 12 नॉटिकल माइल से जब गुड्स इंडिया के अंदर आ गया तब इंपोर्ट शुरू हो गया, बट इंपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ। इंपोर्ट कमेंस हुआ, कंटिन्यू हुआ, कंप्लीट कभी हुआ? जब पार्ट ऑफ मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री बना। और टैक्सेबल इवेंट कब रीच हुआ बेटा? टैक्सेबल इवेंट बीइंग रीच्ड एट द टाइम व्हेन द गुड्स रीच द कस्टम बैरियर्स एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। जब मेरा गुड्स कस्टम बैरियर पहुंचता है और मेरी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल होती है, उस टाइम टैक्सेबल इवेंट होता है। और बेटा यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह डिटेल में बाद में, बट यहाँ का जो आपका जब गुड्स यहाँ कंप्लीट होके यहाँ पहुंच गया उस टाइम आपका टैक्सेबल इवेंट आता है और उस टाइम का ड्यूटी रेट वगैरह लिया जाता है। ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में डिटेल में। तो ये गार्डन सिल्क मिल्क का इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आपको याद रखना है, विथ वर्ड्स आपको याद रखना है, बहुत डिटेल जजमेंट है। हम यहाँ पे जितना हमें रिलेवेंट है हमने वो पढ़ लिया। तो ये किस चीज का है बेटा? जब आपके गुड्स क्लियर कर रहे हो आप होम कंजम्पशन के लिए, तब गार्डन सिल्क मिल्क का केस है। सेकंड, किरण स्पिनिंग मिल्स का केस है बेटा, वेयर हाउस गुड्स के केस में। वेयर हाउस गुड्स के केस में ये तो बहुत सिंपल है, जस्ट रीड करेंगे। इन केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स द कस्टम बैरियर वुड बी क्रॉस्ड व्हेन दे आर सॉट टू बी टेकन आउट ऑफ कस्टम एंड ब्रॉट टू द मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री, लेके आते हैं उस टाइम पे होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, सिंपल है। अब ये इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको याद किसके लिए रखना है बेटा? इंपोर्ट के लिए। इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट की डेफिनेशन क्या थी? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। देन अब हम एक्सपोर्ट की देखेंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉ एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है यहाँ पे देखेंगे। ये एक्चुअली देखा जाए तो ड्यूटी ड्रॉबैक का केस है, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी रिविजन है, अभी हमको पूरा पता है।
और एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ डिस्कस करेंगे। राजेन डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या थी बेटा, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के बाहर कब जाता है, एक्सपोर्ट कब पूरा माना जाता है, जब 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर आपका गुड्स चले गया तब। ठीक है, अब राजन डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल वेयर मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स बनाते थे, वो बढ़िया। दे एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स एंड फाइल शिपिंग बिल, वो क्या करते थे, यहाँ पे उन्होंने गुड्स बनाए, यहाँ पे एक्सपोर्ट किए गुड्स और शिपिंग बिल बनाए, यहाँ पे एक्सपोर्टर बनाता है, शिपिंग बिल आपको पता है। द गुड्स वेर एग्जामिन्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज एंड लोडेड ऑन टू द शिप, यहाँ पे क्या करते हैं, फिर कस्टम अथॉरिटी ने पूरा चेक वेक किया, लेट शिप ऑर्डर दिया, गुड्स लोड हो गए शिप पे। व्हाइल इट वाज विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स, यहीं पे था इनका शिप कहीं। द शिप सैंक, द कार्गो ऑफ असेसी वाज डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, उसका शिप यहाँ पे, द शिप सैंक, यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स में था तभी शिप डूब गया भाई, उसका पूरा कार्गो उसका डिस्ट्रॉय हो गया। द असेसी फाइल द क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक इन रिलेशन to the goods which were destroyed whether the claim was valid. Duty drawback is a kind of refund only, you know. तो उसने बोला कि भाई क्या वो ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पे क्लेम कर रहा है, वो बोला मैं तो कुछ एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया के बाहर, यहाँ से निकल गए कस्टम्स, यहाँ पे से निकल गए यहाँ पे मेरे कस्टम बैरियर वगैरह से, तो अब मेरे को क्या करो, आप यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम फाइल कर दिया, बट उसका क्लेम बेटा रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स दैट गुड्स हैज नॉट क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर, हेंस नो एक्सपोर्ट हैज टेकन प्लेस। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, आपने यहाँ से गुड्स निकाला है, अभी सिर्फ आपने गुड्स यहां से हटाया है, यहाँ पे आपके टेरिटोरियल वाटर्स अभी तक यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, आपके गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस नहीं हुआ है, तो हम नहीं मानेंगे कि एक्सपोर्ट हुआ है और कोई ड्यूटी ड्रॉबैक वॉबैक का क्लेम नहीं मिलेगा, आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। बेटा इस पे एग्जाम में बिल्कुल आती रहती है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन इसमें आते रहता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये केस लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है। राजन डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स, इसमें क्या बोला गवर्नमेंट ने बोला नहीं, क्लेम रिजेक्ट किया गया और उनको बोला गया कि यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर नहीं क्रॉस किया आपके गुड्स ने, तो इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं हुआ, आपका शिप यहीं पे डूब गया है, आपका शिप टेरिटोरियल वाटर में ही डूब गया है, तो आपका एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन क्या है, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ये सब आपको एग्जाम में लिखने का है, बहुत डिटेल में, बहुत सारे केस लॉज हमने क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक पढ़ा भाई, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी, इंपोर्ट पढ़ा, एक्सपोर्ट पढ़ा। ठीक है, क्यों पढ़ा, क्योंकि ड्यूटी उसी पे लगती है मैम, इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है गुड्स का तभी ड्यूटी लगती है। अब बेटा रेमिशन एंड अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, यहाँ रेमिशन और अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट पढ़ेंगे ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स, सेक्शन 13। सेक्शन 12 हमने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन, अब सेक्शन 13 किस चीज से रिलेटेड है, पिल्फरेज के केस में। पिल्फरेज मतलब होती है बेटा स्मॉल थेफ्ट, छोटी मोटी चोरी होगी, जैसे कि मैंने 100 चॉकलेट इंपोर्ट करी, 2-3 चॉकलेट्स नहीं मिल रही है, तो पिल्फरेज हो गई, यहाँ पे पिल्फरेज हो गई, तो मैं क्या ड्यूटी पे करूंगी, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर क्या हुआ है, आपके इंपोर्टेड गुड्स आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑफिसर हैज मेड ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन या डिपॉजिट इन वेयर हाउस, आपका पिल्फरेज हो गया आपके गुड्स का, तो उस केस में क्या होगा बेटा, आपको लायबिलिटी नहीं रहेगी गुड्स पे, उन गुड्स पे जिसका पिल्फरेज हो गया उस पे आपको कोई भी ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं है। हाउएवर वो गुड्स अगर रीस्टोर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप लायबल हो जाते हो यहाँ पे ड्यूटी पे करने के लिए। किसकी बात हो रही है, पिल्फरेज बेटा। ये सारे रेमिशन और अबेटमेंट के सेक्शंस ऐसे ही पढ़ो, टाइमलाइन बना लो। पिल्फरेज कब हुआ तो यहाँ पे आपको रेमिशन मिलेगा, यहाँ पे आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, आई मीन तो अगर हमारा पिल्फरेज हो रहा है कब, आफ्टर अनलोडिंग हो रहा है, बट कब, बिफोर प्रॉपर ऑफिसर जो है क्या दे रहा है, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर ईदर होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन वेयर हाउस। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ऑर्डर है उसके पहले अगर आपका पिल्फरेज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको क्या नहीं पे करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। बट रीस्टोर होगी, मेरी चॉकलेट्स मिल गई तो फिर बेटा उस केस में आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो पिल्फरेज का मतलब ये होता है कि भाई पूरे गुड्स आपके नहीं घूमे, क्या हुआ है, छोटी थेफ्ट हुई है, मैंने इतनी क्वांटिटी गुड्स बनाई थी, इतने से गुड्स मेरे घूम गए, तो पिल्फरेज सेक्शन 13 कब होगा पिल्फरेज, तो बेटा आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर ईदर होम कंजम्पशन और वेयर हाउस। उस केस में अगर आपका पिल्फरेज हुआ है उस टाइमलाइन में तो क्या होगा बेटा, आपको ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर रीस्टोर हो गए गुड्स तो पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 30 ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स हमने पढ़ा। नेक्स्ट अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज और डिटोरेटेड गुड्स। दो बात हो रही है बेटा, डैमेज की और डिटोरेशन की बात हो रही है। तो आपके गुड्स या तो डैमेज हो गए, टूट गए, या डिटोरेट हो गए, तो क्या आपको ड्यूटी का अबेटमेंट मिलेगा? हाँ जी, आपको ड्यूटी का अबेटमेंट बिल्कुल मिलेगा उस केस में। ठीक है, अब इसमें देखो 3 अलग अलग सिचुएशंस है।
जहां पे ऑफिसर को लगता है, एसीडीसी को लगता है कि आपके इंपोर्टेड गुड्स क्या हुए, या तो डैमेज हुए या डिटोरेट हुए एनी टाइम बिफोर ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, या तो अनलोड होने के पहले या अनलोडिंग के टाइम पे क्या हुए, दो सिचुएशन, डैमेज और डिटोरेशन हुए। सेकेंड, एट एनी टाइम आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर देयर एग्जामिनेशन, ऑफिसर के एग्जामिनेशन के पहले, अनलोडिंग के बाद में पर एग्जामिनेशन के पहले क्या हुआ है, डैमेज डिटोरेट। या वेयर हाउस गुड्स के केस में बेटा सिर्फ डैमेज कवर है एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन on account of any accident not due to willful act, negligence or default of the owner, employee or his agent, then duty shall be calculated in the following manner। देखते हैं, वापस से मैं जाऊंगी यहाँ पे, क्या है, डैमेज और डिटोरेशन दोनों कवर्ड है, किसमें, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग डैमेज और डिटोरेशन दोनों कवर्ड है, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन भी डैमेज और डिटोरेशन दोनों कवर्ड है, ठीक है। बट वेयर हाउस गुड्स के केस में बेटा बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस, वेयर हाउस गुड्स के केस में कब तक कवर्ड है, बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस कवर्ड है, बट सिर्फ डैमेज कवर्ड है, डिटोरेशन कवर्ड नहीं है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा था क्लास में मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, केस स्टडी काइंड ऑफ, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। वेयर हाउस गुड्स के केस में बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस क्या कवर्ड है, ओनली 1D, दैट इज कॉल्ड एज डिटोरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डैमेज, बेटा कुछ फिजिकल डैमेज हो गया गुड्स को, उसको बोलते हैं डैमेज। और डिटोरेशन क्या होता है, रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। सो वेयर हाउस गुड्स के केस में बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस बेटा डिटोरेशन कवर्ड नहीं, डैमेज कवर्ड है, और जो भी नहीं होना चाहिए नॉट ड्यू टू विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस ऑफ द बेटा या तो ओनर या उसके एम्प्लॉय के केस में, ठीक है। तो उस केस में क्या अबेटमेंट मिलेगा और ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगी, ड्यूटी लेविएबल ऑन सच डिटोरेटेड और डैमेज गुड्स वुड बी ड्यूटी चार्जेबल ऑन गुड्स बिफोर डैमेज और डिटोरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज एंड डिटोरेशन एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स। यहां पे लिख लो, ये है फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है। क्या, ड्यूटी चार्जेबल ऑन द गुड्स बिफोर डैमेज डिटोरेशन, वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ डैमेज्ड गुड्स। मतलब कि क्या हुआ बेटा, मेरी ड्यूटी पहले 1 लाख रुपए लग रही थी, कब मेरी ड्यूटी 1 लाख रुपए लग रही थी, यहाँ पे मेरी ड्यूटी 1 लाख रुपए लग रही थी बिफोर डैमेज डिटोरेशन। बिफोर डैमेज डिटोरेशन मुझे क्या लग रही थी, 1 लाख रुपए की ड्यूटी लग रही थी, और वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज मेरे 20 लाख वैल्यू ऑफ गुड्स था बिफोर डैमेज, मेरे वैल्यू ऑफ गुड्स क्या था, 20 लाख रुपए तक डैमेज के पहले। अब क्या हुआ, डैमेज हो गया मेरे गुड्स को डैमेज हो गए, और अब मेरे गुड्स की वैल्यू बचती 10 लाख रुपए, डैमेज्ड गुड्स की वैल्यू 10 लाख रुपए। तो अब आपको ड्यूटी कितनी लगेगी बेटा, 50,000 की ड्यूटी लगेगी। क्या होगी, प्रपोर्शनेट, यहाँ पे आपको प्रपोर्शनेट ड्यूटी लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अबेटमेंट का फॉर्मूला है, यहाँ पे ड्यूटी लेविएबल का फॉर्मूला है, आफ्टर यहाँ पे क्या अबेटमेंट मिल रहा है आपको, यहाँ पे कि भाई जितना डैमेज हो गया उतना आपको ड्यूटी पे नहीं करना पड़ रहा है। तो ड्यूटी कितना पे करना पड़ रहा है, ड्यूटी चार्जेबल ऑन द गुड्स बिफोर डैमेज और डिटोरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ डैमेज्ड गुड्स मल्टीप्लाई बाय डैमेज्ड गुड्स, ठीक है। यहाँ पे खाली ये गुड्स एक्चुअली यहाँ पे नहीं रहेगा, ये गुड्स यहाँ, ठीक है। सो ड्यूटी चार्जेबल ऑन गुड्स बिफोर डैमेज डिटोरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपको ये ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो क्या पढ़ा हमने, पिल्फरेज पढ़ा, सेकंड अबेटमेंट पढ़ा, थर्ड रेमिशन ऑफ गुड्स लॉस्ट डिस्ट्रॉयड अबेंडेड। अब पूरा का पूरा गुड्स ही लॉस्ट हो गया। सेक्शन 13 क्या बात करता था बेटा, पिल्फरेज की, यहाँ क्या बात हो रही है, आपका गुड्स ही लॉस्ट हो गया। सो it is shown to the ACDC that any imported goods have been lost otherwise than as a result of pilferage or destroyed at any time before clearance for home consumption, the ACDC shall remit the duty on such goods। क्या हुआ है यहाँ पे आपका पूरा का पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया बेटा, डिस्ट्रॉय हो गया आपका गुड्स, ठीक है। यहाँ पे या आप तो फिर उस केस में क्या होगा, लॉस्ट हो गया आपका गुड्स। इंपॉर्टेंट है, वर्ड सारे ध्यान रखो। सेक्शन 13 में पिल्फरेज हुआ, सेक्शन 22 में डैमेज हुआ या डिटोरेशन हुआ, सेक्शन 23 में लॉस या डिस्ट्रॉय वर्ड यूज किया गया, डैमेज यूज नहीं किया, डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस ही हो गया, मिल ही नहीं रहा, गुड्स ही नहीं मिल रहा, पूरा का पूरा गुड्स ही डैमेज हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो उस केस में एसीडीसी क्या कर सकता है बेटा, आपकी गुड्स ऑब्वियसली रेमिट कर देगा, पूरा गुड्स ही नहीं है, काहे की ड्यूटी पे करो, या मेरा गुड्स पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, क्या ड्यूटी करूं। यहाँ पे सेक्शन 22 में क्या हुआ था, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, तो कुछ तो गुड्स की वैल्यू बची थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉस या डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, एसीडीसी आपके गुड्स क्या कर देगा बेटा, यहाँ पे आपकी ड्यूटी रेमिट हो जाएगी। नेक्स्ट, डीनेचरिंग और मल्टीलेशन ऑफ गुड्स। अगर आप ये देखो सेक्शन 23 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन मेरा गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुआ, तो क्या हो जाएगा बेटा, सीधे सीधे मेरी ड्यूटी रेमिट हो जाएगी, सीधे सीधे मेरी ड्यूटी रेमिट हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे डीनेचरिंग और मल्टीनेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है।
तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि आपने इंपोर्ट किए गुड्स, आपने इंपोर्ट किए गुड्स, तो भाई वो गुड्स जो हैं एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, एक से ज्यादा पर्पस के लिए यहाँ पे यूटिलाइज कर जा सकते हैं। और जो ड्यूटी है, ड्यूटी इज लेविएबल ऑन द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, ड्यूटी इज लेविएबल ऑन पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई, रूल्स बनाती है गवर्नमेंट कि जिससे आपके गुड्स डीनेचर या मल्टीनेट करे ताकि वो अनफिट हो जाए एक या उससे ज्यादा पर्पसेस के लिए, वो अनफिट फॉर यूज हो जाए। देन इफ एनी इंपोर्टेड गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस एंड ड्यूटी इज लेविएबल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, then denaturing or mutilation of such goods is useful. By denaturing, goods are made unfit for other purpose. By after denaturing process, goods can be used only for one purpose and accordingly duty can be levied. तो जिस पर्पस के लिए आपने यूज करना है उस पर्पस के लिए वो गुड्स क्या रहेंगे, यूज हो पाएंगे खाली। ऐसा आप ये गुड्स को ड्यूनेचर या मल्टीनेट करोगे और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, रूल्स बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट बेटा रेमिशन एंड अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। रेमिशन ऑफ और अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें कि हमने पिल्फरेज देखा जो कि क्या थी, छोटी मोटी थेफ्ट। कब हुई, आफ्टर अनलोडिंग हुई, बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और डिपॉजिटेड वेयरहाउस हुई, तो उस केस में क्या होगा बेटा, ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, हाउएवर रिस्टोरेशन हो गया तो करनी पड़ेगी। फिर हमने देखा डैमेज और डिटोरेशन का केस, डैमेज और डिटोरेशन बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपका ड्यूटी अबेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे डैमेज या डिटोरेशन आफ्टर अनलोडिंग हुआ, बिफोर एग्जामिनेशन हुआ तो भी चलेगा, बट वेयरहाउस गुड्स के केस में बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस तक के कभी भी, बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस तक कभी भी डैमेज कवर्ड है, डैमेज कवर्ड है, डिटोरेशन कवर्ड नहीं है, डिटोरेशन कवर्ड नहीं। फिर हमने देखा गुड्स आपके लॉस्ट या डिस्ट्रॉय होगा कब, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, कभी भी बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन तक हो गए तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी ड्यूटी रेमिट हो जाएगी, ड्यूटी रेमिट हो जाएगी। तो ये रेमिशन ऑफ ड्यूटी या अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी के हमने प्रोविजंस पढ़े। नाउ all goods derelict, jetsam, flotsam, wreck brought into और कमिंग इनटू इंडिया, क्या हुआ भाई, गुड्स कुछ ऐसे बहते बहते यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इंडिया में आ गए, शैल बी डेल्ट एज इफ दे आर इम्पोर्टेड इन इंडिया। तो यहाँ पे उन सभी को कैसे डील किया जाएगा कि भाई उन्हें इंपोर्ट किया गया है, अनलेस इट इज शोन टू द satisfaction of officer that they are entitled to be admitted duty free। अगर ड्यूटी फ्री आना चाहते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज क्या करना है बेटा, इनको आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे उनको माना जाएगा कि वो इंपोर्ट किए गए एज इफ दे आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। लास्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी देखेंगे। गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपको एग्जेम्पशन दे सकती है, जनरल एग्जेम्पशन मिल सकता है, आपको स्पेशल एग्जेम्पशन मिल सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। एग्जेम्पशन क्या रहेगा भाई, जनरल एग्जेम्पशन या तो एब्सोल्यूट रहेगा या कंडीशनल रहेगा, मतलब एब्सोल्युटली आपको मानना ही मानना है। एग्जेम जनरली इधर एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू सम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या कंडीशनल की भी आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई की तो आपके गुड्स एग्जेम्प्ट रहेंगे फ्रॉम ड्यूटी एज में बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। और स्पेशल एग्जेम्पशन क्या रहेगा, एक स्पेशल ऑर्डर रहेगा इंडिविजुअल केस में। आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी है, आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी है, आपके केस में एक्सेप्शनली आपको यहाँ पे दिया गया है, मैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटी एनी गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज लेविएबल अंडर द कस्टम अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर टू बी स्टेटेड इन सच ऑर्डर, टू बी स्टेटेड इन सच ऑर्डर। तो ये क्या है बेटा, एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो बेटा ये बहुत ही बेसिक प्रोविजंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इंडिया की डेफिनेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, उसके बाद रेमिशन अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी देखा और एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी देखा। बहुत थोड़ा सा बेसिक प्रोविजन यहाँ पे डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एंड एज आई टोल्ड यू एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये 3 चैप्टर्स आपको नहीं छोड़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। ओके और इफ टाइम परमिट्स तो आप इसका जो क्वेश्चन बैंक है बिल्कुल आप पढ़िए, उसमें बहुत सारे केस लॉज वगैरह भी दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन बैंक में, और काफी सारी चीजें दी हुई है तो आपको वहां पे हेल्प होगी। क्लास में तो हमने डिस्कस किया ही था, यहाँ पे आप एक बार वापस से रिवीजन के लिए वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम कंप्लीट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ कस्टम्स एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।